नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट कार्ड आ गई, अंक पता चल गया, किस जाति की संख्या कितनी है वो स्पष्ट हो गई। और पहले से भी नारा लग रहा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी की बात हो रही है। आरक्षण पर भी कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। क्या स्वरूप बदलेगा? आधार क्या होगा? प्रतिशत क्या होगा? ये तमाम सवाल बिहार के साथ साथ देश की सियासत में भी उठते हुए देखा जा रहा है। सभी की निगाहें बिहार में जो वर्तमान में जो राजनीति है उस पर टिकी है। और देखा जा रहा है कि 2024 और 25 का रंग भी बहुत करीब है। ऐसे में आरक्षण का स्वरूप क्या होगा? हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी हैं और दूसरी तरफ जेडीयू की नेत्री प्रवक्ता अनुप्रिया जी। सीधा सवाल तो अनुप्रिया जी आपसे ही लेंगे कि स्वरूप क्या होगा आरक्षण का। देखिए, आप लोग तमाम महागठबंधन के जितने घटक दल हैं लगातार नारे लगा रहे थे, जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी उनको भागीदारी मिलेगी। तो अब तो संख्या स्पष्ट हो गया, किस जाति का कितना संख्या, स्वरूप क्या होगा, आधार क्या होगा। वसीम जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब आरक्षण की बात कही, जाति आधारित गणना की बात कही, तो उन्होंने यह कहा कि सोशियो इकोनॉमिक और कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कि बिहार की मुख्य धारा से जो समाज वंचित रह गया है, उन समाज को आइडेंटिफाई कर करके और उन तक, जिस तो हमारा जो नारा है न्याय के साथ विकास की बात, कि उन तक वो विकास की मुख्य धारा जुड़ पाए और उन योजनाओं का निर्माण किया जाए जिससे कि हम वैसे समाज के लोगों को विकास से जोड़ पाए। क्योंकि आप जब देखेंगे, जब ये हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना की बात कही थी, सभी दलों ने सहयोग किया था। उस समय हम एनडीए के साथ थे और जब एनडीए जब ये गणना शुरू होती है तब बीजेपी हमसे अलग होती है, जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस के खिलाफ में उन्होंने दाखिला सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाती है और हाई कोर्ट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस आधार पे कहा कि हमने आरक्षण के बारे में बातें नहीं कही थी। हमने कहा कि किस इस रिपोर्ट के आधार पे हम देखेंगे किन समाज के लोगों का सोशल, इकोनॉमिक और शैक्षणिक रूप से जिनकी भागीदारी नहीं हो पाई है, उन वैसे योजनाओं का हम निर्माण करेंगे और निर्माण करके उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। ये जो बातें आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये हमारे पूर्व के लोगों ने कहा था। और जब रहा कि आरक्षण की बात कहे तो हमने तो भाई बढ़ चढ़ के हमने भागीदारी दिखाई है वैसे लोगों की। क्योंकि अगर हम आर्थिक की बात करते हैं, हम सामाजिक की बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी 2006 का, वसीम जी 2006 का मैं याद दिलाना चाहूंगी। जब प्रथम बार हमारी सरकार बनती है तो उसमें इसके बाद में 2006 में हमने स्वर्ण जाति के लोगों को देश में पहली बार 3% आरक्षण स्वर्ण जाति के लोगों को मिला था। आधार क्या था कि स्वर्ण जाति में भी क्या आर्थिक रूप से कोई पिछड़े रह गए हैं, क्या सामाजिक रूप से वो कमजोर हैं, तो उनको भी आरक्षण दिया गया था। और जिसका अनुसरण आज केंद्र की सरकार ने 10% के रूप में किया है। तो हमने तो नजीर पेश किया और हमारी तो मंशा यही है कि हर वो व्यक्ति विकास से जुड़ पाए और विकास का लाभ हो सके। इसलिए हम कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। संख्या के आधार पर आरक्षण की बात और भागीदारी की बात जो है वो नहीं की जा सकती है। शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होगी उनके लिए काम किया जाएगा, आरक्षण पर उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, वैसे सोशल वेलफेयर आप लोग तो नारा लगा रहे थे ना, राजद तो लगा रही थी नारा, अभी भी लगा रही है। तो भाई अनुप्रिया जी कह रही है कि संख्या के आधार पर नहीं, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति देखी जाएगी, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए वसीम जी, जाति जनगणना सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सशक्त आधार है, होता है। और इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आज नहीं बल्कि 2010 से इस डिमांड को लेकर संघर्षरत रहे, सदन से लेके सड़क तक। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी 15 से लगातार सड़क से लेके सदन तक आवाज बुलंद करते आए। आपको जानकारी होगा। नारा क्या लगा रहे हैं? बताते हैं। उस समय हम यूपीए सरकार में थे
2010 में, और सदन के अंदर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रद्धेय नहीं रहे इस दुनिया में, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने आवाज बुलंद किया था कि जाति जनगणना हो, क्योंकि 1931 के बाद जाति जनगणना हुई ही नहीं। तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने यूपीए सरकार को मजबूर किया, और यूपीए सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई भी 11 में, और 14 कराने के बाद जब तक प्रकाशित होना था, तब तक देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई, और एन कैन प्रकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस आंकड़े को, इस जनगणना को प्रकाशित नहीं किया। तब से लगातार हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी लगातार संघर्ष करते रहे। बिहार में भी एनडीए की सरकार थी, लगातार इस मांग को लेकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी कर रहे। वो चीजें सबने देखी। अब आप ये बताइए कि स्वरूप क्या होगा? अनुप्रिया जी बोल रही है संख्या के आधार पर नहीं, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की बात की जाएगी। आप लोग कह रहे थे संख्या के आधार पर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब हिस्सेदारी जो है, संख्या अति पिछड़ा, अत्यंत अति पिछड़ा, उन लोगों की संख्या तो अब तो निकल कर सामने आ गई ना। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है 36.01। वसीम जी बता रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपके सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। अंततः हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे। आप भी लगातार देखे हैं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम किया, और लगातार आम सहमति बनी। तमाम दलों को मजबूर होना पड़ा इस मांग को लेकर। प्रस्ताव भी पारित हुआ विधानसभा में सर्वसम्मति से। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से भी मिला गया इन सवालों को लेकर, और अंततः भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम देश स्तर पर नहीं करा सकते। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जातीय जनगणना, जातीय गणना आप अपने बिहार में करा लीजिए। मजबूरन आदरणीय हमने सुनी है कई बार, जनता ने सुना है कई बार इन तमाम चीजों को आप लोगों ने बताया। आप बताइए ना वसीम जी, हम जा रहे हैं। जाति आधारित गणना में कितनी रुकावटें आई, भारतीय जनता पार्टी सदन में तो साथ रही, कहा हाँ हम साथ हैं, पक्ष हैं, लेकिन आपने देखा प्रदेश से लेकर केंद्र तक किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरंगा पैदा करने का काम किया। यहाँ तक कि कोर्ट में भी जाने का काम किया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया। वहां तक अब तुषार मेहता जी जो सरकारी एडवोकेट हैं, वो चले गए केंद्र सरकार की तरफ से कि किस तरीके से किसी भी एन कैन प्रकार गणना को रुकवाया जाए। तो सारा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का उजागर हुआ। एन कैन प्रकार बिहार सरकार नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में सफल हुआ, गणना प्रकाशित भी हुआ। अब सवाल है कि सारे स्पष्ट चीज हो गए। इसका मैं पूरा अभी जातीय आधारित परसेंटेज जारी हुआ। वक्त कम है, आधार बताइए, आधार क्या होगा? अनुप्रिया जी ने तो बता दिया, आप बताइए। वसीम जी, आज भी हम अपने नारा पे कायम हैं। हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी उस देश में तय होना चाहिए, और एक मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। आप सुन लीजिए वसीम जी, हम 1 सेकंड 2 मिनट में सारी बात रख देते हैं। हमारे आदरणीय नेता आप ये स्पष्ट कर दीजिए,
संख्या के ये आधार पर आरक्षण ये जो है वो तय किया ये जाएगा। ये सदन में आज हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी पहले स्पष्ट कर दिया, ये जो गणना प्रकाशित हुआ है आर्थिक और सामाजिक रूप से अध्ययन होगा, विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है इस पे सामूहिक चर्चा होगी, उस अनुरूप कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन आपका जो सवाल है कि इस आधार पे क्या आरक्षण लागू होना चाहिए, तो वसीम जी हम तो सरकार नहीं है, हम पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो अब बिहार सरकार को तय करना है, क्योंकि चारों तरफ से अब यह आवाज उठने लगी है। आपकी पार्टी नारा लगा रही मेरा है, मेरा नारा है ना, मेरा स्पष्ट हो गया। नहीं, मेरा नारा आज भी है, पार्टी भी अपने नारे पर कायम है, अपने मांग पर कायम है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में। ये अब बिहार सरकार को अब तय करना है। अब सारे धीरे धीरे एक बात भी वसीम जी, एक हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, अपने बातों को समाप्त करेंगे। ये भी आप जान लीजिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में सारा स्ट्रक्चर, सारा फिगर सामने आ जाएगा। सरकार की भी जो मांसा होगी निश्चित रूप से जनहित में और समाज के अंदर जो अब डिमांड उठ रहा है, उस डिमांड पर निश्चित रूप से बिहार की महागठबंधन सरकार आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी की अगुवाई में जो चल रही है, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है जो मांग है, डिमांड है, उस डिमांड अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी और वचनबद्ध भी है, क्योंकि गरीबों की सरकार है। आपने भी सुना, जी वसीम कह रहे थे कि हम लोग जो नारा लगा रहे थे उस पर अब भी कायम है, संख्या जितनी जिसकी रहेगी उतनी उसकी भागीदारी जो है वो मिलनी चाहिए, और उनसे बोल भी रहे हैं। आप कह रही आर्थिक, शैक्षणिक, उन तमाम चीजों को भी जो है वो देखा जाएगा। देखिए वसीम जी, जो जाति आधारित गणना हुई है, हमने सिर्फ जाति की गणना नहीं की है, हमने शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक गणना भी हम लोगों ने किया है कि क्या किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। अगर आप हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखेंगे, तो मैं फिर कह रही हूँ कि जब 2005 में हमारी सरकार, जब मुख्यमंत्री जी प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने कई तरह के आरक्षण में बदलाव किए, जिसे मैं कहूंगी कि 50% आरक्षण उन्होंने राजनीतिक रूप से महिलाओं को दिया, पंचायती राज में, नगर निगम में। और फिर आप अगर देखेंगे महिला, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, हमारे नेता का मानना है कि न्याय के साथ विकास की बात है। अगर महिलाओं को देखा जाए कि महिलाएं किसी भी समाज से है, हमारा मानना यह, महिला किसी भी समाज से हो, लेकिन महिला अपने आप में पिछड़ी थी, तो उनको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से 50% हमने आरक्षण दिया, शैक्षणिक 35% हमने आरक्षण दिया, और सभी समाज की महिलाओं को दिया। हमने किसी इसमें कास्ट कैटेगरी वाइज हमने नहीं बांटा। 35% आरक्षण बिहार सरकार देती है हर एक समाज की महिलाओं को, और सभी तरह के, आप यहाँ देखिए कि जितने भी बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी आपके जॉब्स आते हैं उसमें मिलता है। तो यही हमारा रूपरेखा है। हमने ये जो किया है जाति आधारित गणना, जिसमें आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। अभी आपके पास में जो रिपोर्ट है वो जाति जनगणना की है। आर्थिक आनी है, आपको शैक्षणिक आनी है, सामाजिक आनी है। उस आधार पे सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम में बदलाव करेंगी कि उन लोगों को भी जिसकी, जो फिर कह रही हूँ, विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी वंचित रह गए, क्योंकि कई ऐसी जातियों का भी उल्लेख हुआ है कि जिन्होंने अभी तक, जिनके परिवार ने किसी आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है, न ही राजनीतिक रूप से, न ही शैक्षणिक रूप से। इसी तरह वैसे स्कीमों का निर्माण किया जाएगा कि जिस स्कीम के तहत वैसे लोग भी बिहार सरकार के द्वारा अपने आप को लाभान्वित हो और उनके भी समाज का विकास और उत्थान हो। प्रतिशत क्या होगा, चाहे वो शैक्षणिक हो, अगर स्वरूप बदलता है आरक्षण का, तो फिर प्रतिशत क्या होगा, मापदंड क्या होंगे? देखिए वसीम जी, ये तो अभी रिपोर्ट आनी बाकी है।
अब अभी सरकार ने कहा है कि भाई ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद सरकार मंथन कर लेगी, उसके हिसाब से करेगी। जब जरूरत हमें था तो हमने 3% आरक्षण सवर्णों को भी दिया, 35% आरक्षण हमने महिलाओं को भी दिया, 50% आरक्षण हमने महिलाओं को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से दिया। तो जैसी जो समस्या होगी या जिस तरह की नीड होगी समाज में विकास के लिए, वैसे किया जाएगा। और मुझे लगता है कि रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाए, उस हिसाब से सरकार करेगी। और फिर मैं कहती हूँ कि हमारा मंशा है न्याय के साथ, विकास के साथ चलने की बात है, और यही इसी मनसे के साथ वो इसी कार्यशैली हमारी है। निकल कर जब सामने आए हैं किस जाति की कितनी संख्या जी। है, उसके बाद यह भी सवाल तो अनुप्रिया जी उठ ही रहा है ना कि अत्यंत जी। पिछड़ा और पिछड़ों को जो है वो मुख्य कुर्सी पर होना चाहिए सत्ता में। नहीं, देखिए, ये हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होता है, चुनाव में जनता जिसको चुनती है, वह उसका नेतृत्व करता है। ये तो जनता पर डिपेंड करता है। और आप देखेंगे ये क्षेत्रीय अगर राजनीति की बात की जाए, कई क्षेत्र वैसे हैं जहां जिस तरह से, इसीलिए तो हमने कहा कि महिलाओं को आरक्षण भी हमने दिया है ना राजनीतिक रूप से, कि महिलाएं जो अब चार दीवारी के अंदर थी, आप देखेंगे कि महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षणिक, और मैं फिर कहूंगी कि जो भी विकास की योजना है, हमने महिलाओं के साथ में बेटियों का भी ख्याल रखा, कि हमने पोशाक योजना चलाया, हमने साइकिल योजना चलाई, हमने मिड डे मील चलाया, कि जिससे महिलाएं शिक्षित हो सके। आप देखेंगे ड्रॉप रेट की अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो वो जो लड़कियों की है, जो पहले कभी बहुत कम हुआ करता, आप देखिए शैक्षणिक गतिविधि में, शैक्षणिक देखिए, आप यहाँ पे आर्थिक देखिए, अब महिलाओं को सिर्फ जीविका दीदी को देख लीजिए, किस तरह से कई परिवारों ने इसका लाभ लिया है, और आज आर्थिक रूप से वो भी मजबूत है और अपने परिवार को भी चला रही है। तो ये रूपरेखा है और इसी तरह से हमारा कार्य करने का शैली है, और कई रिपोर्ट आने बाकी है, सरकार उस पर विचार करेगी, और जहां जरूरत होगा जन समाज के लिए कार्य करना, उसके लिए आरक्षण का अगर नियम बदलना होगा तो वो सरकार देखेगी। अच्छा अरुण जी, जो सवाल आप लोग लगातार जो है वो मीडिया के सामने उठा रहे थे कि 10% वाले 90 पर राज नहीं करेंगे, तो यही सवाल मेरा पुनः आपसे होगा, क्या जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके बाद मुख्य चेयर पर किसे होना चाहिए? देखिए वसीम जी, आंकड़े जो आए, और ये तो अब देश का राष्ट्रीय स्तर का सवाल बन गया। ये राजनीतिक रूप से ये नहीं, पूरे देश में जो नजीर बिहार ने पेश किया है देश के सामने, आप देख रहे हैं हर जगह ये मांग उठने लगी। और आप कह रहे थे जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, और मंडल कमीशन में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसी जाति आधारित जनगणना के आधार पे उस समय 52% ओबीसी थे। उस आधार पे 50% के अंदर जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया ओबीसी के लिए। तो अब है कि 63% से अधिक ओबीसी का आंकड़ा आ गया है बिहार में। हमें लगता है लबोलबाद पूरे देश में यही 64-65% की आबादी होगा ओबीसी का। तो निश्चित रूप से अब तो ये एक आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि बड़े दिनों के बाद, अब बगैर इतने 90 साल के बाद बिहार ने यह नजीर पेश किया। देश स्तर पे हुआ था 1931 में। आज एक्सरे जांच हो चुका है और बीमारी का पता चल गया है। अब तो बीमारी का पता जब चला है तो उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट होगा, या जो पीड़ित है, जो पीड़ित लोग हैं, वो डिमांड करेंगे कि हमें मुख्यधारा में लाइए। तो बच्चों पे कुंडली मार के अधिकार पर बैठे हुए थे। आपसे भी यही सवाल होगा, अरुण जी आपसे भी होगा, कम शब्दों में इसका जवाब बहुत हो गया। अत्यंत पिछड़ों की तो अंतिम पैदान में खड़े लोग जो हैं, उन्हीं को तो आगे लाने की बात हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, जो अंतिम वंचित हैं, मुख्य धारा में बिल्कुल जेडीयू और राजद तैयार है। बिल्कुल आपको पता होगा वसीम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको पता होगा वसीम जी, राष्ट्रीय जनता दल का तो यही मैनिफेस्टो में है। हम तो गरीबों की बात करते हैं, अंतिम पैदान पे खड़े लोगों की बात करते हैं, जिसका परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खलबली मचा हुआ है, बेचैनी उन लोगों में है, वो खिलाफत है, उनको लगने लगा ये तो
अनुप्रिया जी, क्या अत्यंत पिछड़ा को जेडीयू महागठबंधन आगे करेगी? देखिए, अत्यंत पिछड़ा हो या पिछड़ा समाज हो, जातियों की संख्या तो आप लोगों को पता चल गई, सबसे ज्यादा संख्या में है, तो अब आगे करेंगे मुख्य चेयर वसीम को? जी देखिए, सवाल सवाल अगर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अगर देश में यह उठ के आया है कि जिस तरह से बिहार ने अपने पैसे पे जो कार्य, जो मैं कहती हूँ दायित्व केंद्र सरकार की होती है, उसमें वो निसफल हुई, तो राज्य सरकार ने अपने आर्थिक बल के से जिस तरह से जाति गणना कराई है, और इसने पूरे देश में एक लहर किया है कि सारे राज्यों में, जहां आप देखेंगे 5 राज्यों में इलेक्शन है, उन 5 राज्यों के लोगों में भी कहा जा रहा है कि हमें सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से और हमारी जाति गणना होनी चाहिए। और तो मैं कहती हूँ केंद्र की सरकार को, जो बीजेपी बार-बार यहाँ कहती है, श्रेय लेने का प्रयास करती है कि हमने यहाँ पे सहयोग दिया है, तो दायित्व आपका यह बनता है कि केंद्र में आप कराएं और देश में बताइए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने आप को अति पिछड़ा जो कहते हैं, सवाल ओबीसी तो यह कहते भी उठ हैं, रहा है कि मैं फिर कहती हूँ, 2.88 मेरी बातों को कंप्लीट कर लीजिए जिनकी वसीम संख्या जी। है वो मुख्य वसीम जी चेयर पर मेरी कैसे? बातों को नहीं, वसीम जी मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लूं कि देश में सवाल यह है कि जिस ओबीसी समाज के से साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलवाड़ किया है, जिनको उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, जबकि वो जन्म से नहीं है, वो अपनी कलम से हैं, और उन्होंने तो अभी तक तो बताया जा रहा था कि तेली समाज के हैं, जबकि वो तो मोर घाची समाज से आते हैं, और ये कहीं से भी या आपको आरक्षण के लोभी नहीं है। लेकिन जब देश में राजनीतिक करने की बात है, वोट बैंक की बात होती है, तो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं, लेकिन महिलाओं में ओबीसी समाज की महिलाओं को दरकिनारा करते हैं। तो देश की जनता यह चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से और भाजपा की सरकार से कि देश में आप जाति गणना कराइए, तो आर्थिक भी कराइए, सामाजिक भी कराइए, कि विपक्ष देश तो यह सवाल उठा चाहता रहा है है, कि देश यह चाहता 2.88 है की जिनकी कि संख्या है वो मुख्य चेयर पर कैसे? आपने 2 करोड़ रोजगार का बात कहा था। देखना यह है कि 2 करोड़ रोजगार का लाभ कितने लोगों को मिला। आपने कहा किसानों की आय दुगनी होगी, कि आपके शासनकाल में किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, गरीबी मिटा कि नहीं मिटा। इसलिए देश में जाती, और देखिए ये जो जितने भी सवाल हैं, यह भाजपा के द्वारा एक राजनीतिक दोष के तहत देश को एक दिशाहीन करना चाहती है, लेकिन देश इंडिया अलायंस जो है वो अपने मुद्दे के साथ है कि देश में जाति गणना होनी चाहिए, और मुख्य मुद्दे मूलभूत सुविधाओं के साथ में हम 2024 में भाजपा मुक्त भारत करें। भाजपा जितनी भी राजनीतिक षड्यंत्र कर ले, तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, उन्हें हम सफल होने नहीं देंगे। और देश का युवा, महिला, किसान हर कोई ने ठाना है कि भाजपा मुक्त भारत देश होगा 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी और अरुण कुमार यादव जी, आप लाइव सीरीज के साथ जुड़े। खैर, सियासत गर्म है और अब बात और चर्चा यह हो रही है कि क्या आरक्षण का स्वरूप बदलेगा। इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।